everybody to the live lecture for class 10. Today we will be studying science. Okay, so without wasting a minute, let us quickly get to the today's topic. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर. ऑलराइट, so I've prepared the notes. I'm opening up notes in front of you, और अब आप देख पाएंगे. So I've prepared these notes for you. You will be able to access these notes as soon as I'll be sharing them with you today. ठीक है, आज ही आपसे ये नोट्स शेयर कर लिए जाएंगे, तो आप लोगों के पास में ये एक्सेस मिल जाएगा इनका. So जल्दी से, without wasting any moment, without wasting any time, let us quickly begin the first chapter in science, chemical reactions and equations. तो reactions क्या होती हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमको सबको पता है कि लाइफ में चेंजेस होते रहते हैं, राइट? चेंज इज इनएविटेबल. चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते, चेंजेस तो होते ही रहते हैं. ठीक है, अब वो फिजिकल चेंज भी हो सकता है या केमिकल चेंज भी हो सकता है. ठीक है, अभी हम मोस्टली इन दिस चैप्टर विल बी स्टडिंग अबाउट द केमिकल चेंजेस. लास्ट ईयर यू मस्ट हैव स्टडीड द स्टेट्स ऑफ मैटर. वहाँ पर आपने देखा होगा फिजिकल चेंजेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, तो वो अलग बात है. हालांकि क्लास 10 में हम बात करेंगे मोस्टली केमिकल चेंज की. तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? Whenever chemical change occurs, we say that a chemical reaction has taken place. कभी भी जब भी किसी substance का chemical change होगा, so then we will call it as a chemical reaction. ठीक है, कैसे? जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन वो मिल रहा है ऑक्सीजन से, और क्या उसके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं. तो H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के बना रहा है पानी, H2O. सो वो केमिकल चेंज कहलाएगा. क्यों? क्या क्या चेंजेस आ गए? क्योंकि भाई पहले जो था वो रिएक्टेंट जो था वो था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मिल गए, मॉलिक्यूलर चेंजेस आ गए उनके अंदर, और वो अब उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया, और जो मॉलिक्यूल H2O है, और उसे हम पानी कहते हैं. तो अब क्या ये केमिकल चेंज है? यस, दिस इज अ केमिकल चेंज एंड दिस रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अब घर से एग्जांपल ले लो कि घर के अंदर भी जब खाना पकाया जाता है, जब हम सांस लेते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, खाना पचता है. ठीक है, एक्सपोजर ऑफ आयरन टू अ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, काफ़ी दिनों तक आप आयरन को, ठीक है, उसको ओपन में छोड़ दो. ठीक है, आपको कुछ दिनों बाद उसके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर दिख जाएगी, जिसको हम जंग कहते हैं, इंग्लिश में रस्ट कहते हैं. तो दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, और वो क्या हो रहा है? वो भी एक केमिकल चेंज है. पढ़ेंगे उसके बारे में भी. ऑलराइट, सो केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज ऑफ टेम्परेचर. केमिकल चेंज में क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं? उसका स्टेट चेंज हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, कोई गैस रिलीज हो सकती है, या फिर उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है. टेम्परेचर चेंज का मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ठंडा हो जाएगा. ठीक है, या हीट रिलीज करेगा तो गर्म हो जाएगा. द कुकिंग ऑफ फूड, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड रेस्पिरेशन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज. ठीक है, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं. जैसे कि खाना जब पकाया जाता है तो उसके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं. ठीक है, पहले उसके अंदर कुछ सब्सटेंस होता है, फिर फाइनली पक करके तैयार जब होता है तो वो डिलीशियस सा जो सब्सटेंस होता है वो हालांकि एक केमिकल चेंज ही है. ठीक है, और वो कैसे? क्योंकि हीट उसमें आपने अप्लाई करी, उसके अंदर कोई सब्सटेंस मिक्स करे और उसकी रिएक्शन होती है, एंड देन वी ईट दिस डिलीशियस मील. ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शुगर फर्मेंट होती है, उसमें भी यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी एक केमिकल चेंज है. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके और शुगर को फर्मेंट किया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज. एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? बॉडी जो है वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रही है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रही है. सो दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. ठीक है, अभी एक छोटी सी एक्टिविटी है, आपकी बुक में भी दे रखी है. एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज प्रेजेंट इन दीज नोट्स आर फ्रॉम योर बुक. ठीक है, NCERT बुक
जो है, जो कि बोला जाता है कि CBSE में गीता है, जिसको आपको पढ़ना अति आवश्यक है, उसको पढ़ने से और परम ज्ञान आपको मिलेगा। ठीक है, बात कर रहे हैं हम NCERT बुक्स की। NCERT बुक्स तो फॉलो करना मस्ट है, उसे तो सबसे पहले आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें से ही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको इन नोट्स में दी गई हैं। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट NCERT करिकुलम दैट वी आर फॉलोइंग इन दीज नोट्स। ठीक है, और कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं जो कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्लास 9 क्लास 10 में, तो इसीलिए ये नोट्स में वो भी चीज़ें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं फॉर एन एडिशनल सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज जो है वो भी अपग्रेडेड रहे, ताकि आगे जा कर के कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपके पास में वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज अवेलेबल हो। ठीक है, तो परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन कलर। तो ये एक्टिविटी जो है इसको करके हमें पता लगाना है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसके जो क्या तो स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड लिक्विड गैस में से कोई सा, या फिर उसका कलर चेंज हो रहा है। अकॉनिकल फ्लास्क, अब चाहिए क्या उसके लिए, रिक्वायर्ड क्या है? अकॉनिकल फ्लास्क 5% लेड नाइट्रेट सोल्यूशन, 5% पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन एंड टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो ये कुछ सोल्यूशन चाहिए, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, और 5% मतलब कि उनके कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 5% होना आवश्यक है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, नाउ टेक अ क्लीन 100 ml फ्लास्क। आपको क्या चाहिए? एक साफ एक 100 ml का जो फ्लास्क है, फ्लास्क आपने देखा होगा लैबोरेटरी में, अपने एक्सपेरिमेंट्स जब करे होंगे तो एक फ्लास्क होता है कंटेनर। ठीक है, उसके अंदर 100 ml का लेना है और उसमें 10 एक आपको 10 ml जो है लेड नाइट्रेट सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, और उसको 10 ml लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट, और उसको फ्लास्क के अंदर डाल देना है। Then take about 10 ml of potassium iodide solution in a test tube and add it to the same flask। और उसके बाद लगभग 10 ml का पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन लेना है और उसको भी उस फ्लास्क के अंदर ऐड कर देना है। ये रही फिगर, ये रही इमेज, इसके अंदर आपको और ऐड कर देना है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है, पोटेशियम आयोडाइड इज Ki एंड लेड नाइट्रेट इज PbNO3। ठीक है, PbNO3 होल टाइप दिस ओवर हियर। अब शेक द फ्लास्क एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। अब आपने जब मिलाया उसको तो फ्लास्क को थोड़ा सा हिलाएंगे, मूव करेंगे, ताकि पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से मिक्सअप हो पाए। और फिर अब फाइनली देखते हैं कि येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का बन जाता है। येलो प्रेसिपिटेट मतलब नीचे जो है वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट होना मतलब कि नीचे आ जाना, और वो इकट्ठा हो जाता है, और उसको क्या है वो येलो कलर का है, लेड आयोडाइड उसका नाम है, और लेड आयोडाइड का फॉर्मूला है PbI2। ठीक है, तो क्योंकि हमने लेड नाइट्रेट लिया था तो लेड वहाँ से मिल गया, और हमने पोटेशियम आयोडाइड भी लिया था तो पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडीन मिल गया, और ये लेड और आयोडीन मिल करके बना लिया PbI2 विच इज़ लेड आयोडाइड विच इज़ येलो इन कलर। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इससे रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट से हमको समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन कुछ इनके बीच में हुई जिसकी वजह से कलर चेंज हो गया, और हमने पहले जो थे दोनों कलरलेस सॉल्यूशन लिए थे, फाइनली जो हमने बाद में देखा तो नीचे येलो कुछ इकट्ठा हो गया उसके अंदर। तो येलो और थोड़ा सा प्रेसिपिटेट था, मतलब कि वो थोड़ा सा गाढ़ा सब्सटेंस था जो कि नीचे आपने देखा टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा हो गया, फ्लास्क जिसके अंदर डाला था उसके अंदर इकट्ठा हो गया। तो उसका स्टेट भी चेंज हो गई और उसका कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, शुरू में आपने दोनों लिक्विड लिए, मिक्स किया, और जब मिक्स किया तो आपने देखा नीचे कि थोड़ा सा सॉलिड इकट्ठा हो गया और कलर भी उसका चेंज हो गया। तो ये कंफर्म कर रहा है कि उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब केमिकल रिएक्शन में गैस भी निकलती है और टेम्परेचर भी बढ़ता है या कम हो जाता है।
वो कंफर्म करने के लिए तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, कॉर्क चाहिए, ग्लास ट्यूब, जिंक ग्रैन्यूल्स, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें देखिए सामने जो केमिकल्स हैं, दीज कैन बी हार्मफुल इफ़ वी डू नॉट टेक केयर वाइल यूजिंग दम, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही प्रिकॉशनरी तरीके से और किसी सीनियर की गाइडेंस में, किसी सीनियर की सुपरविजन में ही, जब एट द टाइम व्हेन यू विल बी मे बी परफॉर्मिंग दीज एक्सपेरिमेंट्स एट स्कूल, सो यू नीड टू have your teacher or an assistant with you so that they can help you do the things, and there won't be any accidents then, ठीक है, because they are experts, they will know things better how to handle them, ठीक है। तो ये जैसे इमेज में देख रहे हैं, इसके इमेज में आप देख रहे हैं नीचे जिंक ग्रैन्यूल्स हैं फ्लास्क के अंदर, और उसके ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और एक ग्लास ट्यूब है ये पतली सी, जो कि कॉर्क के आर पार निकाली हुई है ताकि गैस पता चल जाए कि गैस निकल रही है, ठीक है। अब क्या करना है, सेटअप अपरेटस, इस तरीके से अपरेटस को सेटअप कर लेंगे। देन रिमूव द कॉर्क एंड ग्लास ट्यूब, ठीक है, ग्लास ट्यूब और कॉर्क हटा देंगे। प्लेस सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इनटू इट, पहले आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद जो जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स में छोटे छोटे पीसेस जो जिंक के हैं, और छोटे पीसेस इसलिए बोले जा रहे हैं ताकि उनकी सरफेस एरिया जो है अगर वो बड़ा हुआ होगा तो वो रिएक्ट अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए रिएक्शन जल्दी से हो जाए और कंप्लीट हो जाए, इसीलिए जिंक के ग्रैन्यूल्स के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं, वो डाले जा रहे हैं। एंड इमीडिएटली क्लोज द फ्लास्क विद द कॉर्क, ठीक है। जैसे ही आपने जिंक ग्रैन्यूल्स उसके अंदर फ्लास्क के अंदर डालें और उसको तुरंत कॉर्क से पैक कर दें। वी ऑब्जर्व दैट हाइड्रोजन गैस इज डिसॉल्व्ड व्हिच इज इंडिकेटेड बाय द बबल्स, ठीक है। और आपको दिखेगा कि जब एयर के अंदर हाइड्रोजन गैस आ रही है तो वो आपको दिखेगा, जो छोटी सी पतली सी ट्यूब है, उस ट्यूब में से वो गैस जो है वो निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। On touching the flask, we find that it is hotter now than before, और जितने आपने ग्रैन्यूल्स लिए हैं उसके हिसाब से, अगर बहुत ज़्यादा ग्रैन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप लेंगे तो वो टेम्परेचर फ्लास्क का बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हीट इवॉल्व हो रही है, और आप देखेंगे कि वो फ्लास्क भी जो है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर आपने क्वांटिटी ले ली तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे आप उतना ज़्यादा वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब उतना ज़्यादा रिएक्शन हो रही है, जितना ज़्यादा क्वांटिटी है उतनी ज़्यादा रिएक्शन हो रही है, और जितनी ज़्यादा रिएक्शन होगी उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी। ऑलराइट, सो लेट्स सी, ये तो अभी तक जो था, अभी हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और कैसे कंफर्म करें कि कोई चीज़ जो है वो केमिकली रिएक्ट कर रही है। तो उसके लिए हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स देखे यहाँ पर। अभी हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशंस की, ओके। Just give me a moment, students. Students, please confirm if you can see this chemical equations, all right? Okay, fine. So chemical equations जो हैं वो क्या हैं? Chemical equations जो है वो होती है जब आप किसी chemical reaction को इस फॉर्म में डिनोट करते हो, ठीक है। जब किसी केमिकल रिएक्शन को इस फॉर्म में आप लिखते हो तो वो एक केमिकल इक्वेशन कहलाती है। इक्वेशन आप समझते हैं कि एक LHS होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक LHS होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, और एक RHS होगा, राइट हैंड साइड, ठीक है। और उनके बीच में एक साइन होता है विच इज़ डिनोटेड बाय एन एरो, ठीक है, एक एरो ऐसे जाता हुआ। और जब आप देखोगे तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं जब वो मिलेंगे, ठीक है, तो उससे कुछ प्रोडक्ट तैयार होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है तो ऑब्वियसली उनके मॉलिक्यूलर चेंजेस होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स में, उसके सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस में चेंजेस होंगे, ठीक है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन विच रिएक्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनको तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहे हैं, जो चीज़ मिल रही है, जो चीज़ रिएक्ट कर रही है, ठीक है, जो उसे कहेंगे हम रिएक्टेंट्स, और जो
प्रोडक्ट मिल रहा है, जो फाइनली तैयार हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से जब मिल रहा है तो एक प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, उस प्रोडक्ट को कहेंगे हम वो कहलाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, और वो इस केस में है मैग्नीशियम ऑक्साइड। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑफ कोर्स रिएक्टेंट्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे विद द प्लस साइन। प्लस साइन क्यों? क्योंकि वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है, वो मिल रहे हैं। सिमिलरली द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे प्रोडक्ट्स विद अ प्लस साइन बिटवीन देम, और उनके बीच में भी प्लस साइन लगाएंगे अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट मिला प्लस ये मिला प्लस वो मिला, ठीक है, जो भी। द एरोहेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और एरो पॉइंट जो है वो हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो प्रोडक्ट की तरफ ही इशारा करेगा, राइट हैंड साइड की तरफ इशारा करेगा। इसका मतलब कि रिएक्टेंट से मिल करके प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। जब मिल रहे हैं दो चीजें तो वो प्रोडक्ट दे रहे हैं। ऑलराइट, तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ये क्या होती है? अ केमिकल इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले is called a skeletal chemical equation. Such an equation may not be balanced, ठीक है। अब ये होता क्या है देख रहे हैं ध्यान से। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल तो मतलब आपको समझ में आ रहा है, स्केलेटल मतलब होता है ढांचा, इसका जो जैसे कि जैसे स्केलेटन सिस्टम होता है, ठीक है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो स्केलेटल मतलब कि इसका जो इक्वेशन है उसका जो ढांचा, उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसको अगर आप डिनोट करें इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स इन द ईजीएस्ट इन द ईजी मैनर, ठीक है, ज़्यादा लंबा लिख करके नहीं, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, उनके शॉर्ट फॉर्म्स में उसको डिनोट करें, ठीक है, या फिर उनको फॉर्मूले के साथ में, जैसे कि कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका, उसके फॉर्मूले के साथ में डिनोट करें, तो देन इट विल बी अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मोस्टली आपने देखी जो होगी इक्वेशन वो स्केलेटल फॉर्म में ही देखी होगी, ठीक है। सच एन इक्वेशन मे नॉट बी बैलेंस्ड, और ये जो इक्वेशन है जरूरी नहीं है कि हमेशा बैलेंस मिले, तो बैलेंस कैसे करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। ये एक एग्जांपल दे रखा है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये ऊपर जो ये थी इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, स्केलेटल फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरीके से। तो Mg इज द symbol for magnesium, O2 is used for oxygen gas, oxygen in gaseous form, ठीक है, and MgO is the final product, right, which is the solid, right। तो मैग्नीशियम के ऊपर और कोटिंग आ जाएगी मैग्नीशियम स्ट्रिप के ऊपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड वो तैयार हो जाएगा, राइट, which will again be solid। In this there are 2 oxygen atoms on the LHS, ठीक है। अब इसके अंदर अब देखें तो ध्यान से, तो क्या ये बैलेंस्ड है? बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस इक्वेशन जो है वो कहलाएगी जब लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी एलिमेंट्स हैं वो उनका नंबर, और राइट हैंड साइड पे जो वही एलिमेंट्स या वही जो एलिमेंट्स या सब्सटेंस जो भी है उसका नंबर वो सेम हो, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन एलिमेंट, इफ इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट साइड ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, तो वो कहलाएगा बैलेंस्ड। अगर वो दोनों सेम है तो देन इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर वो दोनों सेम नहीं है तो फिर बैलेंस हमें करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करते हैं देखते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन की क्या है। केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS आर इक्वल। LHS में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट के उतने ही नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड में भी हैं एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के, तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो आप ये, तो जिंक प्लस Zn इज जिंक, ठीक है। ये क्या है एलिमेंट, और ये पीरियोडिक टेबल भी है, इसको याद करेंगे और याद करने का एक बढ़िया सा तरीका आपको सिखाएंगे, तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल जो है वो याद आ जाएगी। और लेकिन अभी के लिए, ठीक है, अभी तो जैसे अगर मान लो आपको याद नहीं है तो अभी के लिए तो सुन लो अच्छे से, और अभी जितना आप याद रख सकते हैं अभी कर लें, बाकी बाद में आपको पूरी पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद करवा दी जाएगी। तरीके हैं, ट्रिक्स हैं, ठीक है। जिंक Zn
प्लस H2SO4, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब आपको दिख रहे हैं इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दिख रहा है जिंक, हमें दिख रहा है हाइड्रोजन, हमें दिख रहा है सल्फर और ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड पे देखते हैं प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है। प्रोडक्ट के अंदर हमें दिख रहा है जिंक, ZnSO4 विच इज जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट्स हैं जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्या एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर हैं, वही जो लेफ्ट हैंड साइड पे वही एलिमेंट्स राइट हैंड साइड पे हैं? यस। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड? यस। और क्या उनके एटम्स भी क्या नंबर बराबर है? यस, एब्सोल्युटली। सो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। और मान लीजिए अगर बैलेंस ना हो तब क्या करेंगे? तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, अब ठीक है ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है और इसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज दैट टेक अ पेन एंड पेपर हैंडी, ठीक है। आप सामने अपने पेन और पेपर रखिए साथ में, ठीक है, क्योंकि अब क्या समझा तो मैं रहा हूँ पर ये क्योंकि न्यूमेरिकल है इसलिए मैं चाहूँगा कि आप पेन एंड पेपर साथ में रखें और जैसे जैसे बताया जाए वैसा वैसा करके भी देखें। देखो चीज़ें जो हैं वो करने से जल्दी हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। चलिए, तो अब ये आ जाता है एक एग्जाम्पल जिसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Alright, so I believe now you have the pen and paper handy and ready with you, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। Fe क्या होता है? आयरन, ठीक है। आयरन को जब पानी से मिलाया, ठीक है, तो उसने बनाया आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी, ठीक है। तो Fe3O4 प्लस H2 हमें प्रोडक्ट मिला। अब क्या ये बैलेंस है क्या? तो क्या देखिए सबसे पहले तो क्या लेफ्ट हैंड साइड के पे जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एटम्स हैं, क्या वो सेम है? तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमको दिख रहा है आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड पे देखें तो राइट हैंड साइड पर भी हमें दिख रहा है आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो एलिमेंट्स तो सेम मिल गए हैं, ठीक है, लेकिन क्या उनका नंबर सेम है? क्या नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन द इक्वेशन क्या सेम है? तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? आप जो एलिमेंट्स हैं, जो भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं, इनके चारों तरफ बॉक्स बना लो, ठीक है, बॉक्स बना लो, ठीक है। अभी अगर आपने लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो क्या करो, आयरन Fe के ऊपर बॉक्स बना लो। जैसे कि मैंने अभी इसको ब्लू हाईलाइट कर दिया है, ब्लू एक बॉक्स बना लिया है, ऐसे ही, ठीक है। तो वो दिखता रहना चाहिए उसको बस एक बॉक्स बना लो। सेम वाटर के ऊपर बना, आयरन ऑक्साइड पे बना लो, सेम हाइड्रोजन पे बना लो, ठीक है। ये 4 बॉक्स आपने बना लिए, इनको कवर कर लिया, ठीक है। We find that the number of Fe and O atoms, iron and oxygen atoms on the reactant and product sides are different, ठीक है। हमें ये भी दिख गया कि number of atoms जो है वो different है। अब इसको बैलेंस कैसे करना है? तो बॉक्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं। Select the compound which has the maximum number of atoms। अब आपको सबसे पहले लेना है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, सबसे ज़्यादा, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट, इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, लेकिन आपको वो लेना है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। और उस कंपाउंड में भी, ठीक है, अगर आपको जो भी कंपाउंड जो भी तैयार हुआ है उस कंपाउंड में भी वो एटम लेना है जिसको बैलेंस करने की सबसे पहले कोशिश करेंगे जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। और जब हम इस रिएक्शन में देखते हैं, ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमने देखा Fe3O4, इसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम्स हैं क्या? हाँ भाई, इसके अंदर आयरन के 3 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं, तो सबसे ज़्यादा एटम्स तो इसी के अंदर हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखो कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा हमको दिख रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। वी सिलेक्ट Fe3O4 एज ऑक्सीजन एज द एलिमेंट। तो अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या है?
आयरन है कि ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन के 4 हैं और टू बैलेंस ऑक्सीजन, ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, सेकेंड, यस, इसलिए आपको क्या करना है, इसको आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड का जो आपने बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, वाटर का जो बॉक्स है, H2O का जो बॉक्स है, उसको आपको बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, ठीक है। तो 4 से आप उस बॉक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखेंगे वो बॉक्स बनाया था उसका पर्पस सिर्फ इतना है, वो बॉक्स इसीलिए बनाया है कि आप इंडिविजुअल अलग अलग को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको पूरे मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन में, ये ठीक है। देखो आप, तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पहले कितने थे, लेफ्ट हैंड साइड पे थे 4, लेफ्ट हैंड साइड पे था 1 जो कि पानी के अंदर था H2O में, और प्रोडक्ट में राइट हैंड साइड में थे 4 जो कि था आयरन ऑक्साइड में। और बैलेंस करने के बाद में, ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, 4 से मल्टीप्लाई जैसे किया है हमने हाइड्रोजन पानी वाटर के जो मॉलिक्यूल को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी अब 4 ऑक्सीजन एटम हो चुके हैं और राइट हैंड साइड पर भी 4 हो गए हैं, और इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसीलिए बॉक्स बनवाया था। बॉक्स बनवाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको पूरे मॉलिक्यूल पे या पूरे जो रिएक्टेंट है सब पे पूरे पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन को अकेले को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब सिचुएशन क्या है, अब ये जो इक्वेशन जो है वो कहाँ पहुँच चुकी है। सो द इक्वेशन नाउ इज Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus H2. In this case, we have balanced oxygen atoms on both sides. अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई भैया। Let's see the step 4. Next step is iron, Fe and H are still to be balanced. अभी वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब किसी को भी ले लो बैलेंस करने के लिए। चलिए अभी अपन देख लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसमें बहुत सारा चेंजेस आ गए। तो हाइड्रोजन जो है अब लेफ्ट हैंड साइड पर जो है हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, वो 8 हैं, और राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, वो 2 हैं। तो अब आप देख रहे हो कि डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अब आपको बैलेंस करना है, तो चलो हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो अब हाइड्रोजन ले रहे हैं तो यस, मल्टीप्लाई H2 by 4 टू इक्वलाइज H एटम्स, ठीक है। अब आप हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करोगे भाई, आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड पर 8 हाइड्रोजन हैं और राइट हैंड साइड पर 2 हाइड्रोजन हैं। तो उनको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। देखो एक बार करके देखो जल्दी से, आप हाइड्रोजन वाला जो बॉक्स है उससे पहले 4 मल्टीप्लाई कर दो और फिर देखो फाइनली क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं हम, ध्यान रहे ऑक्सीजन में कोई अभी चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं और हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हैं। जल्दी से कर लीजिए, ये बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही बढ़िया तरीका है बैलेंस करने का इक्वेशन, और ये आता भी है क्वेश्चन आपका, ये 1 to 2 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, so I believe all of you have now balanced the number of hydrogen atoms on both the sides। और अभी फाइनली आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने आ गए हैं, दोनों तरफ 8 आ गए हैं, ठीक है। तो 8 हाइड्रोजन एटम्स आपको मिलेंगे 4H2O में, और 8 हाइड्रोजन एटम्स आपको मिलेंगे 4H2 में, हाइड्रोजन गैस के 4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब आपको इक्वेशन फाइनली जो है वो इस तरीके से मिल जाएगी। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, आप ये देखिए ये 4H2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो आ रहा होगा 4H2 है, ठीक है, ये टाइपिंग एरर होगी यहाँ पर, बट इट्स ओके फाइन। लेट अस नाउ, सो व्हाट इज लेफ्ट नाउ, आयरन इज लेफ्ट नाउ। सो ऑक्सीजन हम बैलेंस कर चुके, हाइड्रोजन हम बैलेंस कर चुके, नाउ वी नीड टू बैलेंस आयरन इन द इक्वेशन एंड देन इट्स ऑल डन, ठीक, क्योंकि 3 ही तो है।
ठीक है, तो आयरन आयरन को मैनेज करने के लिए भी वही एग्जैक्टली फॉलो करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर आयरन है 1, राइट हैंड साइड पे देखिए, राइट हैंड साइड पे आयरन है 3। तो आपको क्या करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन का जो बॉक्स है उससे पहले 3 लिख दें, उससे पहले उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए करके क्या इक्वेशन आ रही है। ठीक है, इक्वेशन फाइनली आपकी आ जाएगी 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ये आपको बता रहा हूँ मैं, ये एरर यहाँ पर है, यहाँ पर 4H2 आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, आपकी जो इक्वेशन आ रही होगी उसमें 4H2 आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या बैलेंस हो गई है, आयरन क्या लेफ्ट साइड में भी 3 हो गए हैं और राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, बोथ साइड्स क्या आयरन एटम्स जो हैं वो नंबर उनका सेम है। क्या हाइड्रोजन एटम नंबर उनका सेम है, क्या ऑक्सीजन एटम नंबर उनका भी सेम है। तो अगर पूरे जो नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट साइड ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, तो वो अगर बराबर है, सो देन इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हो गया, बढ़िया। फाइनली जो इक्वेशन जो लिख करके आएगी वो ये आएगी 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, और इस मेथड को, अच्छा इस मेथड को नाम जो दिया गया है, इस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्योंकि अब क्या कर रहे हो, अरे इसके अंदर आप लगा लगा करके और हिट एंड ट्रायल मेथड से ही तो कर रहे हो। ठीक है, ट्राई कर करके तो देख रहे हो और जहाँ फिट बैठ जा रहा है वहाँ रुक जा रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसे ही एक एलिमेंट ले रहे हो, एक एलिमेंट उसके नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर रहे हो, फिर दूसरे साइड पे उसके नंबर ऑफ एटम्स उसको मैच कर दे रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, ट्राई कर करके तो कोशिश कर रहे हो और जहाँ पर फिट बैठ जा रहा है वहाँ पर उसको फाइनल कर दे रहे हो। तो दिस मेथड इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब और क्या चीज़ें जो होती हैं केमिकल इक्वेशन में जो कि ज़रूरी होती हैं। केमिकल इक्वेशन, हाउ द अदर थिंग्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अस इनसाइड अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो LHS और RHS में आपने देखा होगा इक्वेशन के साइड में जो एलिमेंट्स हैं या जो भी मॉलिक्यूल है उसके साइड में ये ऐसे ब्रैकेट के अंदर कुछ GSL कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये G इसके नाम के आगे इसको रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं G लगाया जा रहा है, ये G बता रहा है कि ये गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो ये जो G या S या L जो इस्तेमाल किया गया है वो उसकी स्टेट बता रहा है कि किस स्टेट में वो है। ठीक है, जैसे कि इस अगर बात करें इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन के अंदर 3Fe, तो Fe के आगे S ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दिस मीन्स इट इज यूज्ड इन सॉलिड फॉर्म, राइट। तो आयरन इज फाउंड इन सॉलिड फॉर्म, यस आयरन इज इंडीड फाउंड इन सॉलिड फॉर्म। 4H2O इन गैसियस फॉर्म। अब सोच करके देखिए, क्या H2O की गैसियस फॉर्म एग्जिस्ट करती है? यस, बिल्कुल करती है। तो गैस फॉर्म में वो या तो वेपर होता है या स्टीम होता है। ठीक है, स्टीम जो कि बहुत गर्म होती है और रिएक्शंस में काम में भी ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पानी है वो पानी जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं लेकर के और स्टीम फॉर्म में लिया गया है। इसका मतलब वो काफ़ी गर्म जो है उसको लिया गया है और फिर रिएक्शन होकर के जो फाइनली मिल रहा है वो मिल रहा है Fe3O4 विच इज़ ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, आयरन ऑक्साइड इज इन सॉलिड फॉर्म और हाइड्रोजन जो कि रिलीज हो जाती है वो गैसियस फॉर्म में है और वो गैसियस फॉर्म में उड़ जाती है। ठीक, तो ये एक बात करने की है कि ये कैसे डिनोट किया जाता है। ये डिनोट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं चीजें। इन द अबव इक्वेशन आफ्टर H2O, इक्वेशन G आफ्टर H2O मींस इन द स्टीम फॉर्म। ठीक है, गैस की फॉर्म में है, वो स्टीम की फॉर्म में है। ठीक है, AQ इज रिटन फॉर एक्वस सॉल्यूशन और AQ भी लिखा जाता है कहीं कहीं पर। तो AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस। एक्वस मींस दैट मिक्स्ड विद वाटर। ठीक है, तो एक्वस मींस कि वो पानी में इस्तेमाल हुआ है, हालांकि पानी का कोई रोल नहीं होता, पानी उसके अंदर रिएक्ट नहीं करता है, पर वो मिक्स्ड विद वाटर होते हैं, राइट। एक्वा इज रिलेटेड टू वाटर, राइट।
Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst etc. for the reaction are indicated above or below the arrow in the equation. जो equation के अंदर एक arrow है जो कि LHS और RHS के बीच में एक जो direction arrow है, कभी कभार उसके ऊपर या उसके नीचे टेम्परेचर, प्रेशर या कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल किया गया है वो बताया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर मतलब कि कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर पे ही वो अगर रिएक्शन होगी तो वो टेम्परेचर उस एरो के ऊपर मेंशन किया जाता है कि उस टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन कैरी हो रही है। या फिर प्रेशर, अगर कोई पर्टिकुलर प्रेशर है जो कि उसी के ऊपर ही अगर वो काम कर रहा है, क्या अगर रिएक्शन जो है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही कंडक्ट हो रही है, सो देन दैट प्रेशर इज ऑल्सो मेंशन। एंड कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो कि रिएक्शन में मदद करते हैं। क्या वो खुद रिएक्ट करते हैं? नहीं, वो खुद नहीं कभी रिएक्ट करते, लेकिन वो रिएक्शन में मदद करते हैं। जैसे कि दो दोस्त जो कि बहुत अच्छे दोस्त और उनके बीच में और किसी एक तीसरे बंदे ने, ठीक है, आकर के और लड़ाई करवा दी। अब वो जो तीसरा बंदा है, क्या उसने खुद ने लड़ाई करी? क्या उसने खुद ने कुछ इन्वॉल्व होकर के फाइट में कुछ इन्वॉल्व हुआ? नहीं, लेकिन पर उसने एक दोस्त के जा करके कान में और चुपचाप से ये बोल दिया कि देख तेरा ये वो दोस्त है ना, वो ये ऐसी बात कर रहा था, ठीक, कुछ गलत बात बोल रहा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, दूसरा दोस्त जाएगा और उसको जा करके और मार देगा, पीट देगा, या जो भी लड़ाई हो जाएगी उनकी। तो अब ऐसे में क्या हुआ, लड़ाई हुई दोनों की, रिएक्शन हुआ दो के बीच में, वो तीसरे ने क्या किया, तीसरे ने तो सिर्फ उसको मदद करी कि वो लड़ाई हो जाए, उस लड़ाई में मदद करी। सो दैट इज द जॉब ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, सिर्फ मदद करता है रिएक्शन में, खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, खुद रिएक्शन में सिर्फ मदद करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। रिएक्ट कौन होगा, रिएक्टेंट्स। फाइनली मिलेगा कैसे, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट मिलेगा, रिएक्टेंट होगा। रिएक्शन में कैटलिस्ट खुद रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। अब जैसे ये देख लो, ये बहुत ही एक कॉमन सी रिएक्शन है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, ठीक है, अभी भी बचपन में ही हो वैसे, पर काफ़ी क्लास पहले, मतलब 4 साल पहले, 5 साल पहले आपने रिएक्शन ये देखी होगी। ये इक्वेशन इस तरीके से, फोटोसिंथेसिस की, प्लांट्स के अंदर होता है ये, ठीक है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी से मिलता है, और किसकी प्रेजेंस में, क्या क्या जरूरी रहता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो एक तो सनलाइट जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल अगर मिलेगा तो प्लांट क्या बोलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से लेगा स्टोमेटा के अंदर, और स्टोमा के अंदर जाकर के और पानी को डिफ्यूज करेगा, और पानी डिफ्यूज होकर लीव्स के ऊपर, स्टोमा जो है वो लीव्स के ऊपर होता है, तो लीव्स के ऊपर और कुकिंग का काम फिर करता है, ठीक है। तो किचन जो है वो प्लांट्स का क्या है, लीव्स, और वहाँ पर कुकिंग का काम होता है। और ये केमिकल चेंज हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से, उसको पानी से मिला देता है, पानी ले रहा है वो रूट्स से, और उसको मिला करके बना देता है सनलाइट। और क्लोरोफिल होना जरूरी है, प्रेजेंस होना, क्लोरोफिल होता है लीव्स के ऊपर, सनलाइट मिलती है नेचुरल सन से, तो वो फाइनली आपको बनाता है, प्लांट्स को बना करके देता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला आता है C6H12O6, ठीक है, और वो एक्वस होता है, मतलब क्योंकि उसको पानी में डिसॉल्व होता है वो, और साथ में बनता है ऑक्सीजन O2 जो कि रिलीज हो जाता है एयर के अंदर थ्रू स्टोमा, ठीक है। वही जो स्टोमा जो कि पानी को डिफ्यूज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, वही जो है एयर में ऑक्सीजन भी है वो रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और ये इस केस में बैलेंस्ड भी है। अभी जो आपके सामने मेंशन्ड है ये बैलेंस्ड भी। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो कि कार्बन 6 हैं, राइट हैंड साइड पे भी कार्बन 6 एटम्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 18 एटम्स हैं, और राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन 18 एटम्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 12 एटम्स हैं, और राइट हैंड साइड पर भी 12 हैं। सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हो कि CO
in gaseous form reacts with the hydrogen gas in presence of 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो 340 एटीएम मतलब काफ़ी प्रेशर उसको देना पड़ा, तब जाकर के वो CH3OH विच इज़ मीथेनॉल वो बन पाया। ठीक है, CH3OH इज़ मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है और वो मिल पाया कैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस से और बहुत हाई प्रेशर में, ठीक है, दोनों गैसेस को जब हाई प्रेशर अप्लाई किया गया तो उनके मॉलिक्यूल्स पास पास आए और वो फाइनली उन्होंने रिएक्ट किया, CH3OH बनाया और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए केमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। ये अभी हम देख रहे थे केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, और अब बात कर रहे हैं हम केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन इन विच केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म्स इनटू अनदर न्यू केमिकल सब्सटेंस। जब एक केमिकल सब्सटेंस किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में क्रिएट हो जाए, चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। A chemical change involves the formation of new substances, whereas a physical change involves a change in color or state and no new substances are formed. ठीक है, अब केमिकल चेंज जो होता है वो इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल चेंज जो है वो क्या होता है? जब नया कोई चीज़ डेवलप हो रही है, नया कोई फॉर्मेशन हो रहा है, नया कोई केमिकल जो है वो कुछ फॉर्म हो रहा है। लेकिन फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज में तो सिर्फ उसका क्या होगा? या तो कलर चेंज होगा या फिर उसकी स्टेट होगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या सॉलिड से गैस, या गैस से सॉलिड, जो भी स्टेट उसकी चेंज होगी और नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, पानी को जब आप ठंडा करते हो, क्योंकि आपको ठंडा पानी या फिर बर्फ़ खानी है मान लीजिए, ठीक है, तो अब बर्फ़ के लिए, आइस के लिए क्या करोगे? आप उसको फ्रीज करोगे तो वो पानी जो है वही तो है, H2O ही तो है, बट उसकी जब स्टेट चेंज हुई है, उसके अंदर क्या केमिकल चेंजेस आ गए? नहीं, उसके अंदर सिर्फ फिजिकल चेंजेस आए हैं। ठीक, उसकी सिर्फ स्टेट चेंज हुई है। अपन बात कर रहे हैं अब कि कौन कौन सी टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो है वो कौन कौन सी टाइप की होती हैं? तो मेन तो देखो 5 तरीके की ही होती हैं। जो पहला है वो है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स। ठीक है, अब इनके अलग अलग नाम भी हैं। ठीक है, धीरे धीरे अपन एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। एक एक छठा टाइप भी है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, एंड दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन दी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, हीट उसमें रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक है, हीट अगर रिलीज नहीं हो रही है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन किसका? केमिकल रिएक्शंस का, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि वो कौन से टाइप की रिएक्शन है। अच्छा, ध्यान रहे ये एक साथ 2 तरीके की भी रिएक्शन हो सकती है, कि हो सकता है कि एक सब्सटेंस के अंदर एक तरीके की रिएक्शन हो रही है, मे बी कॉम्बिनेशन, और दूसरे के अंदर रेडॉक्स या ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम रेडॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कहीं पे किसी में कॉम्बिनेशन भी हो रहा हो और किसी के अंदर रेडॉक्स भी हो रहा हो, तो मल्टीपल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, तो उसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं। अभी समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस की जो क्लासिफिकेशन है वो किस वजह से हुई है, किस वजह से कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट को डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट्स, वेयर एज द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड आर प्रोडक्ट्स। जो बन करके अपने को मिल रहा है वो फाइनली दैट इज अ प्रोडक्ट, जो रिएक्ट कर रहा है, जो ऐड हो रहा है, दैट इज रिएक्टेंट। ठीक है, चलो ये पहले डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या होती है चीज़ें डायग्राम से आसान हो जाती हैं। पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर उसको सिंथेसिस भी बोलते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंथेसिस मतलब क्या होता है? सिंथेसिस मतलब होता है जोड़ना, मिलाना, कंबाइन करना, और कॉम्बिनेशन मतलब तो है ही जोड़ना, कंबाइन करना। ठीक है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से कंबाइन करे
और फाइनली उनका मिक्सचर बनाएं। ठीक है, ध्यान रहे एक एलिमेंट या एक रिएक्टेंट जब दूसरे एलिमेंट या दूसरे रिएक्टेंट से कंबाइन कर जाएगा, जुड़ जाएगा, मिल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट कुछ देगा, सो दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से चीज़ें याद हो जानी चाहिए। तो कॉम्बिनेशन मीन्स जहाँ चीज़ें जुड़ रही हैं, कंबाइन हो रही हैं। तो जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से या एक एटम दूसरे एटम से जुड़ जाएगा तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल, वेयर आर यू, ये रहा, C+O2 gives CO2। ठीक है, जब आप कोयले को जलाते हो, ठीक है, या किसी भी जब कार्बन को आप जला रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली कार्बन जल रहा है तो उसके अंदर ऑक्सीजन जो है रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन जो है उसमें मिल रहा है, तो वो CO2 दे रहा है। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि देखो क्या कार्बन जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से या कार्बन जो एलिमेंट जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन कर रहा है क्या, और क्या मिल करके जुड़ करके CO2 एक डिफरेंट मॉलिक्यूल दे रहा है क्या? यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज हैपनिंग। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी भी जो है वो भैया ऐसे ही बनता है। देखो 2H2 + O2 gives 2H2O। दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हैं वो मिलकर के एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से और बनाते हैं, ये इक्वेशन बैलेंस की गई है, राइट। तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर के बना रहा है पानी H2O। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस कर दी है, तो 2H2 + O2 gives 2H2O। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, आ जाए वापस पर। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अरे डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो बिल्कुल इसका उल्टा है। ठीक है, आप देखो ध्यान से, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आपको दिखेगा कि जब एक मॉलिक्यूल, ठीक है, वो किसी प्रेशर में, कि टेम्परेचर चेंज में या किसी कैटलिस्ट की वजह से, ठीक है, जब वो मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, डिकम्पोज मतलब होना कि उसके पीसेस हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोज मतलब वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देन और फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेंगे अलग अलग एलिमेंट जो कि वो ब्रेक हुए हैं, डिकम्पोज हुआ है, जो ब्रेक हुआ है वो अलग अलग फाइनल प्रोडक्ट जो बने हैं वो उनके अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो देन इट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको जनरल फॉर्मूला इसका क्या है? AB gives A + B, AB breaks into A + B। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ये रहा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब आप ये देखो FeSO4.7H2O, ठीक है, CaCO3 एंड लेड नाइट्रेट। ठीक है, ये जो है डिकम्पोज होते हैं और ये रही इसकी रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखो, आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस वन। यस, so PbNO3 whole twice, this is lead nitrate which is in solid form and this decomposes into lead oxide, nitrogen oxide and oxygen gas। ठीक है, बैलेंस वगैरह की गई है। तो जब आप इसको गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो वो देता है क्या क्या? लेड ऑक्साइड विच इज PbO। क्या ये इसी के अंदर से लिया गया है क्या? क्या लेड नाइट्रेट में से ही PbO निकला है क्या? यस, ऑफ कोर्स, कुछ नया नहीं बना है। वो उसमें से ही एलिमेंट्स जो हैं उनका बस केमिकल चेंजेस हो गए हैं, उनके स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, और क्या ये एक कंबाइंड ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर था वो अलग 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 पीसेस में हो गया है क्या? डिकम्पोज हो गया है क्या? ब्रेक हो गया है क्या? यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तो उससे मिल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस एज वेल। सो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कंबशन रिएक्शन। कंबशन मतलब देखिए, कंबशन जो अभी जैसे हमने देख रहे थे सॉरी, ये तो दूसरा टाइप का हो गया।
ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे नेक्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट आपको बता देते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक एलिमेंट क्या होता है दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस मतलब कि उसको हटा देता है और उसकी जगह आकर के बैठ जाता है। ठीक है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, a reaction in which one substance displaces another from the aqueous solution is called displacement reaction। जब एक सब्सटेंस या एक एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे सब्सटेंस या दूसरे एलिमेंट को और डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा, then it is known as displacement reaction। a general reaction of this type may be, जनरल रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, जैसे कि AB ऑलरेडी एक कंपाउंड है और वो C से रिएक्ट करेगा जिसमें वो B को रिप्लेस कर देगा। C जो है वो B को रिप्लेस कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन इट इज AC प्लस B। ठीक है, तो A ने क्या किया, A ने और दोस्ती कर ली। अभी तक तो क्या था, A जो था वो B के साथ में दोस्ती करके रह रहा था, लेकिन C के आने के बाद में उसने क्या करा, C ने जाकर के और B को टाटा बाय बाय कर दिया, B को A से अलग कर दिया और साथ में अब A के रह रहा है। ठीक है, तो AC उसने फॉर्म कर लिया, उसने डिस्प्लेस कर दिया। उसने क्या किया, उसकी जगह पर खुद आ गया, B की जगह पर खुद आ गया, उसने B को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसी में ही आ जाता है एक डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ रहा है क्या, नाम से ही पता चल पा रहा होगा आपको डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक ने दूसरे को रिप्लेस कर दिया तो वो दूसरे की जगह पर जाकर बैठ गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। ये रहा reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। ठीक है, एक आयन उसने क्या किया, वो दूसरे की जगह जाकर के बैठ गया और ये जो था ये इसकी जगह जाकर के बैठ गया। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे की जगह पर एक्सचेंज कर लिया, ये रिएक्टेंट्स जो भी हैं। ठीक है, उन्होंने किया। अब एग्जाम्पल इसका देख लें एक बार। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है जिंक प्लस, एक सेकेंड, ये रहा इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बेरियम एक आयन है, क्लोरीन एक आयन है, सोडियम भी एक आयन है। तो इस रिएक्शन में आयनिक फॉर्म में है, सल्फेट भी एक आयन की फॉर्म में है। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब आपस में मिले तो इन्होंने आपस में बातचीत करी और बातचीत करके डिसाइड किया कि भाई कि देखो ऐसा है, मैं क्लोरीन के साथ में, सोडियम बोला मैं क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लेता हूँ, तो क्लोरीन आयन जो है वो मुझे दे दो और मुझसे सल्फेट आयन ले लो। मेरे पास सल्फेट आयन है SO4-2। तो ये बेरियम से बात ऐसी कर रहा था और उसने, बेरियम ने बोला कि हाँ ठीक है चलो बिल्कुल अच्छी बात है, मैं भी सल्फेट आयन के साथ में ज़्यादा खुश रह पाऊँगा, आप सल्फेट आयन तो इधर ट्रांसफ़र कर दो और क्लोरीन आयन मुझसे ले लो, क्योंकि मेरे पास क्लोरीन आयन ऑलरेडी मौजूद है। तो आप भी अनस्टेबल मत रहो, आप सल्फेट आयन दे दोगे तो आयनिक फॉर्म में आप अनस्टेबल हो जाओगे, तो आप क्लोरीन आयन ले लो और खुद भी स्टेबल हो जाओ और मैं भी स्टेबल हो जाता हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने बातचीत करी और स्टोरी का जो फाइनल मॉरल जो था, वो जो फाइनली हमको निकल कर आया कंक्लूजन, वो ये आया कि अब बेरियम और सल्फेट जो है वो आराम से मज़े से रह रहे हैं साथ में, और जो सोडियम है उसने भी बॉन्डिंग कर ली है क्लोराइड के साथ में, और वो अब ये दोनों सॉल्ट ही हैं। ठीक है, एक तो कॉमन सॉल्ट है और एक ये भी एक सॉल्ट ही है, बेरियम सल्फेट भी। ठीक है, इतना ज़्यादा कॉमनली घर में नहीं यूज़ होता है, लेकिन ये भी एक सॉल्ट ही है। ठीक है, तो अब ये ऐसी रिएक्शन हुई और इस रिएक्शन को ही बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ, दो डिस्प्लेस हुए हैं, एक ने दूसरे की जगह आया तो दूसरा उसकी जगह चले गया, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट
हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बहुत ही जरूरी रिएक्शन, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन नाम से समझ में आ रहा है ऑक्सीजन का जुड़ना, तो रिडक्शन क्या हो गया, ऑक्सीजन का हटना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना इज रिडक्शन। तो किसी इक्वेशन में ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो देन इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किसी इक्वेशन में ऑक्सीजन अगर हट रहा है तो देन इट इज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शंस इन विच सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, ध्यान रहे एक और तरीके से भी इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। देखो इसको दोनों ही लाइन को याद रखना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपको हाईलाइट जो कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये फाइल आपसे शेयर कर दी जाएगी तो आपको ये नोट्स जो है याद करने पड़ेंगे। दीज नोट्स आर सफिशिएंट इनफ फॉर यू टू स्कोर द मार्क्स दैट एक्चुअली यू वांट इन द एग्जाम, ठीक है। तो आपकी NCERT से नोट्स प्रिपेयर्ड हैं और इसके अंदर सफिशिएंट कोर्स जो है, सफिशिएंट मोर देन सफिशिएंट, इसके अंदर सिलेबस जो है वो मेंशन्ड है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर सिलेबस मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसको तो बहुत अच्छे से आपको याद कर लेने हैं, ठीक। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं हम, तो रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन हट रहा है। ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। या रिडक्शन की बात करें अगर, रिडक्शन ध्यान रहे कंफ्यूज नहीं होंगे, रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का उल्टा है। तो रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे कि हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन में कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का अलग हो जाना, वैसे ही रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो हट जाता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ठीक है। तो अगर ये कुछ हो रहा है तो आप बता सकते हो, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन जो है वो जुड़ रहा है तो आप क्या बोलेंगे, किस तरीके की रिएक्शन है वो, रिडक्शन रिएक्शन है। अगर आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन जो है वो हट रहा है तो वो किस तरीके की रिएक्शन है, वो भी रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन जो है वो जुड़ रहा है। इफ a substance gains oxygen during a reaction it is said to be oxidized, ठीक है। और आपको पता ही है ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करना मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन जोड़ देना। सिमिलरली इफ a substance loses oxygen during a reaction it is said to be reduced, ठीक है। और अगर उसमें से ऑक्सीजन हट जाए किसी सब्सटेंस से तो उसको बोलेंगे हम reduced. One reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction, और यही होगा ऑफ कोर्स भाई, यही तो रूल है कि अगर एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा ही। अगर एक रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाए, वो ऑक्सीजन ले रहा है, तो भाई वो ऑक्सीजन किसी से ले रहा होगा ना, रिएक्टेंट जिसके भी वो ऑक्सीजन ले रहा है उससे ऑक्सीजन चले गया तो वो रिड्यूस हो गया। तो ऐसे ही रिएक्शन जो है वो होती है। तो जिसमें एक जो ऑक्सीजन है वो लेगा तो जो दूसरा है उससे तो ऑक्सीजन छिन गया ना, जो दूसरे से ऑक्सीजन उसने ले लिया तो दूसरा रिड्यूस हो गया, तो एक ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। Such reactions are called reduction oxidation reactions और redox reaction, और इन्हीं reactions को हम बोलते हैं reduction oxidation या short में redox reactions, ठीक है। ये हमारा था पोर्शन कौन सा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब इसमें एक टाइप और है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लास्ट वाला जो है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। यस, ये रहा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक। एक्सो मीन्स रिलीज होना, बाहर आना, ठीक है। तो एक्सो आपको ध्यान हो तो वर्ड होता है एग्जिट। एग्जिट वर्ड का मतलब होता है बाहर जाना, बाहर निकलना। तो अगर किसी रिएक्शन में हीट बाहर आ रही है या हीट रिलीज हो रही है तो इट इज एक्सोथर्मिक, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो एग्जिट मीन्स बाहर, ठीक है। तो इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब हीट बाहर आ रही है। थर्मिक इज, थर्म इज रिलेटेड टू टेम्परेचर और हीट,
ठीक है। थर्मोमीटर याद है आपको, थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर दी टेम्परेचर, राइट। सो थर्मोमीटर में थर्म का मतलब यही है हीट, तो वो हीट या टेम्परेचर देखने के लिए काम में आता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट जो है वो बाहर आ रही है, ठीक है, हीट इज रिलीज्ड। और एंडोथर्मिक, तो इंडो में तो नाम में आ गया, इन ध्यान रखे, तो एंडोथर्मिक या इंडोथर्मिक जो रिएक्शन है उसके अंदर हीट अंदर जा रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो हीट जो है रिएक्शन होने के बाद में हीट जो है वो रिएक्ट ले रहा है, ठीक है। रिएक्शन हो रही है इसका मतलब वो हीट ले रहा है, हीट दे नहीं रहा, बाहर नहीं दे रहा है, हीट ले रहा है रिएक्ट करने के लिए। तो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड और गिवन आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि हमने देखा कार्बन का जलना, कार्बन का कंबशन रिएक्शन जो है वो देखेंगे तो उसके अंदर हीट जो मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और इसीलिए कार्बन जो है इसको एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसीलिए नुकसान भी हो जाता है। तो हीट तो मिल रही है, एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन वो कुछ नुकसान भी हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए उसको कंट्रोल भी किया जा रहा है, ठीक है। और एंडोथर्मिक क्या है? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट जो है एब्जॉर्ब की जा रही है, देन इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके अंदर हीट जो है वो रिलीज नहीं की जा रही, एब्जॉर्ब की जा रही है। जैसे कि कार्बन प्लस सल्फर गिव्स कार्बन सल्फाइड, और जो कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो उसके अंदर आपको हीट भी देनी पड़ेगी। हीट देनी पड़ेगी 92 किलो जूल पर मोल। एक मोल की रिएक्ट करवाने के लिए, एक मोल आपको प्रोडक्ट लेने के लिए आपको देनी पड़ेगी कितनी हीट? 92 किलो जूल्स, ठीक है। क्लास 9 में आपने पढ़े होंगे ये सब कि क्या होता है मोल, क्या होता है जूल्स, ठीक है। तो जूल्स इज द स्टैंडर्ड unit of energy, right? And moles is the number of molecules, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक जो था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वो हमने कंप्लीट किया। अब इसके अंदर एक चीज़ आ जाती है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स रह गए हैं। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू एटलीस्ट नीड टू डू दिस मच। इतना तो सब आपको पढ़ना है ही, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग दिस फाइल विद यू, यू कैन राइट दीज नोट्स डाउन इन योर नोटबुक, बिकॉज राइटिंग विल हेल्प यू learn things better, right? Just reading will just give you a part of it, right? If reading gives you maybe 10% or 20% of learning, तो राइटिंग से उससे ज़्यादा आप याद रख पाएंगे। तो चीज़ों को लिख कर के याद किया कीजिए, अगर तो उससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे, चीज़ें ज़्यादा समय के लिए आपके पास में स्टोर रहेंगी, दिमाग में याद रहेंगी, ठीक है। मेमोरी आपको फ़ायदा करेगी। ठीक है, तो एक बार ज़्यादा जल्दी से इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि रह गए हैं, ठीक है। अच्छा, कोरोजन, व्हाट इज़ कोरोजन? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ जाता है कोरोजन और बचने के लिए उससे क्या किया जाता है। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। जब किसी मेटल सरफेस पे मॉइस्चर की वजह से या कोई एसिड वगैरह की वजह से और उसके अंदर केमिकल चेंजेस आ जाएं, उसके ऊपर एक लेयर बन जाए जिसको रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो प्रोसेस जो है वो कहला जाता है कोरोजन, जिसकी वजह से मेटल सरफेस जो है वो ख़राब हो जाती है। आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, और जब आयरन आता है नया नया, ठीक है, एकदम कोई नया चीज़ जो भी आप लेते हैं आयरन की, तो वो शाइनिंग होता है उसके ऊपर, ठीक है, और नया होता है जब वो। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर कॉल्ड रस्ट, ठीक है। लेकिन धीरे 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 समय के साथ में उसके ऊपर ब्राउन पाउडर आ जाता है, जिसको हम रस्ट भी बोलते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक एंड कॉपर आर्टिकल्स बिकम ग्रीन ऑन द सरफेस ड्यू टू कोरोजन। और सिल्वर आर्टिकल्स जो हैं उनके ऊपर कोरोजन हो जाता है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है उनके ऊपर, वो उसकी सरफेस जो है वो थोड़े से काले हो जाते हैं,
डार्क हो जाते हैं कलर में, ठीक है। और कॉपर आर्टिकल्स जो हैं उनके ऊपर जब कोरोजन हो जाता है तो वो थोड़े से ग्रीनिश कलर के हो जाते हैं उनकी सरफेस। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स एंड शिप। और उससे क्या होगा भाई, ऑब्वियसली जब वो आयरन जो है वो आयरन के फॉर्म में नहीं रहेगा और आयरन की जो ऊपर सरफेस है वो ऑक्साइड बन जाएगा, कुछ और केमिकल चेंज उसके अंदर आ जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ भी तो कम हो जाएगी। तो अगर कार या ब्रिज या आयरन की चीज़ें हैं, शिप्स हैं, इनके ऊपर अगर कोरोजन हो जाएगा तो कोरोजन से उसकी स्ट्रेंथ जो है आयरन मेटल की वो उतनी नहीं रहेगी और चांसेस हैं कि वो डैमेज जल्दी हो जाएंगी। इसलिए उनसे बचाने के लिए उसके ऊपर कोटिंग की जाती है और ऐसे मेटल की जो कि आसानी से रिएक्ट नहीं करता, ना ही आयरन से ना ही मॉइस्चर से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी जब ऑयली चीज़, जब फैट्स या ऑयली चीज़ जो है उनके अंदर ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाए, ठीक है। जैसे कि कुछ खाने की चीज़ है उसके अंदर आपको फैट्स भी मिल सकते हैं, ऑयल भी होता है, ठीक है। और उसको रैंसिडिटी से बचाने के लिए क्या किया जाता है, और रैंसिडिटी इज व्हेन द ऑयल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और ऑयल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के और उसको ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो नुकसानदायी हो जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी को वो खाने से, उस खाने को खाने से और चांसेस हैं कि वो नुकसान आपकी बॉडी को, थोड़ी सी ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा खाने को ख़राब नहीं कर पाएगी और धीरे 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 ही उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा। चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो अब चिप्स का पैकेट जो है, कभी आपने देखा होगा तो लेज का पैकेट या आपका अंकल चिप्स का पैकेट है, जब आप उसको खोलते हो तो आप देखते हो कि पैकेट होता है इतना बड़ा और चिप्स निकलती है इतनी सी, ठीक है। तो उसका पीछे क्या कारण है? उसके पीछे ये कारण है, आप आपको देखते भी हो, जब उसको आप उसको प्रेस करने की कोशिश करते हो तो उसके अंदर कुछ गैस फिल्ड होती है, ठीक है। तो वो गैस इसीलिए ही फिल की जाती है, उसके अंदर लगभग आधे से ज़्यादा जो है पैकेट के अंदर गैस फिल की जाती है, ठीक है। कभी आप सोचते नहीं हो कि, कभी आपने ये सोचा हो कि भाई कि जब आपको इतनी सी ही चिप्स देनी है तो इतना सा ही पैकेट बना दो, क्यों इतना बड़ा पैकेट बना रहे हो? तो वो पैकेट बड़ा बना करके उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिलअप की जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से, उस चिप्स में ऑक्सीजन को रिएक्ट करने से और बचाएगी। उसके अंदर ऑलरेडी अगर नाइट्रोजन होगा और पैकेट जो है वो एयर टाइट होता है, ठीक है, उसको प्रेस करते हो तब उसके अंदर से एयर कहीं से लीक नहीं करती है। तो वो अगर वो एयर टाइट पैकेट है और नाइट्रोजन उसके अंदर फिल किया गया है तो जो चिप्स है, जो वेफर्स हैं, जो वो नुकसान नहीं पहुंचेगा उनको, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो काफ़ी समय तक आप उसको पैकेट के अंदर रख सकते हो, पैकेट के अंदर। लेकिन आप जैसे ही पैकेट खोला और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गए तो थोड़ी ही देर के बाद में आप देखते हो कि वो चिप्स जो है वो थोड़ी से नरम हो जाती है, उसका टेस्ट भी है जो चेंज हो जाता है। तो जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो आती है वो रैंसिड होने लगना शुरू हो जाता है। इसलिए तो ये जो पैकेज जो फूड होता है उसको एक बार अगर आपने खोल लिया है तो उसको खोलने के बाद में काफ़ी समय तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खोलने के बाद में उसका जो प्रिवेंशन मैकेनिज्म जो उसमें यूज़ किया गया है वो अब नहीं काम कर रहा है। तो अब वो एयर में, एटमॉस्फेयर के, ऑक्सीजन के, इनके कांटेक्ट में आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में भी आ जाएगा, तो इसलिए वो धीरे 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 खराब ही होने लगेगा। तो एक बार पैकेट से अगर खुल जाती है चीज़ें तो उसको फिर कोशिश करें कि टाइम रहते ही यूज़ कर लें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है ये आपको बता चुके हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज एक बार तुरंत देख लेते हैं, जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि इफ इट इज आस्क्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज ऑफ अ सब्सटेंस, तो द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज मेंटेन्ड, ठीक है। तो वो सब्सटेंस क्या है वो अपने आप में, क्योंकि उसका एलिमेंटल चेंज नहीं होता है, उसके एलिमेंट जो है, उसके मॉलिक्यूल जो है वो एज इट इज होंगे, बस उनकी स्टेट चेंज होगी। तो ये फिजिकल चेंज में होता है। द आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कम्प्लीटली लॉस्ट, ठीक है। जैसे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो अगर केमिकल चेंज है, ये डेफिनेटली केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो फाइनली कार्बन नहीं रहा, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन गैस नहीं रही, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई है। द चेंज इज टेम्परेरी
the substance returns to its original state as the cause of change is withdrawn। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर जैसे हो सकता है टेम्परेचर चेंज करके या प्रेशर चेंज करके और आपने स्टेट चेंज करो किसी सब्सटेंस की, ठीक है, किसमें, फिजिकल चेंज पे, ठीक है, और जैसे ही वो टेम्परेचर मान लीजिए वापस नॉर्मल पे आएगा, मान लो आपने बहुत ज़्यादा हीट अगर दे दी थी और वो जो हीट की वजह से और बर्फ़ जो है या पानी जो है वो वेपर बन गया, तो जैसे ही वो हीट जो है वो कम होगी, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा वही वेपर्स, तो वापस वो पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और केमिकल चेंज में जो चेंज होता है वो परमानेंट होता है। अगर कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो वो ऑक्सीजन जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है वो, अब वो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में नहीं रही है, तो वो एक परमानेंट चेंज है। नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड, इसके अंदर फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वही बात जो कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई जो एलिमेंट जो स्टेट में जो उसकी स्टेट चेंज होती है, फिजिकल स्टेट चेंज होती है, जो कि एलिमेंट या जो सब्सटेंस जो है वो एज इट इज़ रहता है, कोई नया नहीं मिलता। लेकिन इसके अंदर नया केमिकल चेंज, नया सब्सटेंस मिलता है, केमिकल चेंज हो जाता है। हो सकता है एक मिले, हो सकता है दो भी मिल जाए। हीट चेंज में और मे नॉट अगर, इसके अंदर हीट चेंज जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, और इसके अंदर हीट चेंज होता है, क्यों, क्योंकि केमिकल ही चेंज हो गया है, ठीक है, वो केमिकल चेंज आ गया है, इसलिए हीट चेंज इसके अंदर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली द फिजिकल चेंज में क्या होता है, ओनली द फिजिकल स्टेट और सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस आर चेंज, ठीक है, सिर्फ फिजिकल स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं फिजिकल चेंज में, और सब्सटेंस आफ्टर द चेंज कैन नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इवन व्हेन द कॉज ऑफ चेंज इज विथड्रॉन, ठीक है। अब इसके अंदर वही पॉइंट आ गया कि मान लीजिए अगर आपने चेंजेस वापस करने की भी कोशिश करी तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका केमिकल चेंज हो गया है, इसीलिए वो अब सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज हुआ है उसके सिर्फ, तो अब वो वापस से वो नहीं आ पाएगा, परमानेंट ही चेंज हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हमने देख ही लिया है। अच्छा, ये पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये देखिए, द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टोटली चेंजेस फ्रॉम रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो नेचर या आइडेंटिटी, क्योंकि केमिकल चेंजेस आ गए हैं उसके अंदर, पहले जो सब्सटेंस एलिमेंट जो था वो कार्बन था और वो ऑक्सीजन से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो जो कार्बन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी, राइट, क्योंकि वो चेंजेस आ गए हैं उसके अंदर, केमिकल चेंजेस आ गए। जो ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी, राइट, तो क्योंकि चेंज हो चुका है। ऑब्जर्वेशंस विच डिटरमाइंस वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट, ठीक है, ठीक है। अब क्या चीज़ जो है जिससे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है, ये कंफर्म कैसे करेंगे, तो वो क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करने से पता चलेंगी। तो केमिकल रिएक्शन मस्ट बी एसोसिएटेड विद द चेंज इन टेम्परेचर, हीट शुड बी ईदर इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। हीट या तो रिलीज होगी, टेम्परेचर हमेशा होगा, चेंज इन टेम्परेचर हमेशा होगा कभी केमिकल रिएक्शन होगी तो, ठीक है, या तो हीट वो एब्सॉर्ब करेगा या हीट वो रिलीज करेगा। तो अगर वो रिएक्शन ऐसी हो रही है जिसमें हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्सॉर्ब हो रही है, देन इट इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर होगा तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन है। द रिएक्शन मस्ट अकर बिटवीन फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्शन जो है वो होना ज़रूरी है किनके बीच में, जो फिक्स्ड क्वांटिटी है उनके रिएक्टेंट्स के बीच में, ठीक है। ऐसा है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, तो एक कार्बन अगर दो ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट कर रहा है तो वो फिक्स्ड वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आकर के और कार्बन बोला कि नहीं आज तो एक ही ऑक्सीजन या एक बार 5 ऑक्सीजन से रिएक्ट करूँगा और मैं कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा या जो भी, तो वो ऐसा है कि रिएक्शन मस्ट अकर बिटवीन फिक्स क्वांटिटी, तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी जो है वो उनकी फिक्स रहेगी, जो एटम्स जो भी रिएक्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट भी जो देंगे वो सेट है, ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो ऐसा नहीं है कि चेंज होता रहेगा। अगर चेंज होगा तो कंपाउंड ही दूसरा बनेगा, ऐसा है कि वो कंपाउंड ही डिफरेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिल रहा है और इस बार रिएक्ट जो है वो कुछ और चीज़ें हो रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो फिक्स्ड नंबर फिक्स्ड क्वांटिटी सेट है, उसी से ही रिएक्शन होगा।
द केमिकल रिएक्शन शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि देखो रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन हो रही है तो जितना मास का कार्बन इस्तेमाल हो रहा है उतना मास का कार्बन फाइनली मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन जो है वो गायब हो गया, ठीक है, या रिएक्ट हुआ तो अब वो बचा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मान लो पहले अगर आपने 100 ग्राम कार्बन को रिएक्ट किया था, जितने भी ऑक्सीजन उसके लिए ज़रूरत है, और फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें 100 ग्राम कार्बन होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है, तो वो बराबर होगा मास वाइज, ठीक है, मास जो होगा उसका बराबर होगा, मास चेंज नहीं होगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास जो रिएक्टेंट्स में इस्तेमाल हुआ है, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, वही एलिमेंट्स का जो मास जो है वो प्रोडक्ट में भी सेम होगा। एंड फाइनल पॉइंट, द प्रोडक्ट्स obtained must have properties different from those of the reactants। of course अगर सेम हो जाएगा तो फिर फिजिकल चेंज हो गया ना। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज सारी सेम है तो वो तो फिर फिजिकल चेंज ही हो गया भाई। अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ चेंज होनी ज़रूरी है तब जाकर के वो केमिकल रिएक्शन है। कि अगर रिएक्टेंट जो है वो अलग चीज़ है और प्रोडक्ट जो है वो अलग चीज़ है, देन ओनली इट इज़ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये वही एग्जाम्पल आ गया है। और ये भी हम देख चुके हैं कि प्लस से दोनों को बताया जाता है, रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स के बीच में, और एरो से बताया जाता है डायरेक्शन। ठीक है, ये एक इसकी वर्ड इक्वेशन है। द वर्ड इक्वेशन इज सोडियम प्लस वाटर। ठीक है, क्योंकि भाई अब ये स्केलेटल फॉर्म में नहीं लिखा गया है, सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिखा गया है, ये वर्ड फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए ये वर्ड इक्वेशन है। सोडियम इसका स्केलेटल फॉर्म या इसका सिंबल क्या है? Na, N कैपिटल स्मॉल a। वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन H2। ये इसकी स्केलेटल फॉर्म बन जाएगी, सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगी, लेकिन अभी तो ये वर्ड्स में लिखा है तो इसलिए ये वर्ड इक्वेशन है। अभी हम फाइनल 10 मिनट्स में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो देख रहे हैं इस चैप्टर के। वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, रूल्स ऑफ राइटिंग इक्वेशन आपको बता दिया। एरो प्लस साइन इसका इस्तेमाल करते हैं। एरो के ऊपर आप बताएंगे कोई कैटलिस्ट है, कोई टेम्परेचर है या कोई ठीक है, और वो सॉलिड लिक्विड है, गैस है, वो ब्रैकेट में बताएंगे एलिमेंट्स के। ठीक है, अच्छा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये लीजिए चार्ज टेबल। अच्छा ये चार्ज टेबल क्या बताती है? वेरियस एलिमेंट्स जो कि आपके क्लास 10 के लेवल के हिसाब से ही हैं। ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे उनके आयंस हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो कि पढ़ते रहो कितना भी, ठीक है, तो दैट इज़ नो, देयर इज़ नो एंड टू इट। हाउएवर वी हैव सिलेक्टेड जस्ट a few important ones which you would be using in this book or in this syllabus, ठीक है, जो आपके काम में आ रहे होंगे या अभी आएंगे आगे, ठीक है, तो उनको सिलेक्ट किया गया है और आपके लिए यहाँ पर बताया गया है कि उनके ऊपर किसके ऊपर क्या चार्ज होता है, उनका क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये कुछ दे रखे हैं, इनको एटलीस्ट आप याद कर लीजिए, ये कुछ ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, जैसे तो -1 चार्ज वाले आयन्स कौन कौन से हैं? तो जैसे ब्रोमाइड आयन जिसका फॉर्मूला होता है Br-1, ठीक है, क्लोराइड आयन जिसका फॉर्मूला है Cl-1। दिस इज आयनिक फॉर्म स्टूडेंट्स, दिस इज आयनिक फॉर्म, इसीलिए इसके ऊपर आयन्स भी शो करें। नेक्स्ट आप देखेंगे जैसे -2 चार्ज वाले, ठीक है, वो कौन से हैं? तो -2 चार्ज वाले हैं ऑक्साइड आयन्स जिसके ऊपर 2 चार्ज है, O-2 आपको दिख रहा है, O2-। सल्फाइड आयन जिसपे सल्फर है उसके ऊपर भी 2- आयन दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे कार्बोनेट आयन है CO3-2। ठीक है, ऐसे आप पढ़ते रहेंगे। तो अब ये कुछ मॉलिक्यूलर आयन्स हैं, कुछ एलिमेंटल हैं, कुछ बिल्कुल एलिमेंट हैं। ठीक है, जैसे कि ये ऑक्सीजन आयन जो है ये एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन उसका आयनिक फॉर्म है। और ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्म है जिसके अंदर कार्बन जो है वो 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर -2 चार्ज है।
और फिर -3 चार्ज वाले देख लेते हैं। -3 चार्ज वाले एक नाइट्राइड आयन है, ठीक है, N नाइट्रोजन, जिसका -3 आयन जो बनेगा तो वो बनेगा, उसका नाम कहलाएगा नाइट्रोजन से बना है इसलिए नाइट्राइड। और फॉस्फोरस से बनेगा तो दिस इज P-3, दिस इज नॉट PH, इट्स P-3, ऑलराइट, जस्ट करेक्ट दिस वन, राइट, दिस वन इज नॉट, ठीक है। और बोरोन का है B-3, राइट। तो इस तरीके से फॉस्फेट का है PO4-3। तो ये आप इस अपनी बुक में क्लास 10 में यू वुड बी यूजिंग दीज आयंस, एंड सो दिस इज व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू लर्न दीज इम्पॉर्टेंट वंस। ये ज़रूरी है, आप आगे इस्तेमाल करते रहेंगे इस साल भी, और आगे भी आकर के आपके बहुत काम में आने वाली हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए आप इनको अच्छे से याद रख लें, ठीक है। एक -4 में सिर्फ एक कार्बन जो है ये आता है, कार्बाइड आयन C4-, क्योंकि ये 4 से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो ये है, ये एरोसाइन। ये एरोसाइन क्या करता है ये बता, ये एरोसाइन जो है, ये एरोसाइन बताता है कि गैस इवॉल्व हो रही है या नहीं, या हीट इवॉल्व हो रही है या नहीं, ठीक है। तो अब ये अगर एरो का साइन ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये गैस जो है ये इवॉल्व हो रही है, गैस जो है रिलीज हो रही है। और अगर ये एरो का साइन नीचे की तरफ है, जैसे इधर देखेंगे, ये जैसे गैस अगर सिलेक्ट, अच्छा, सो खैर ये एरो का साइन आप देख पा रहे होंगे इस जगह, ठीक है। ये एरो का साइन अगर नीचे की तरफ है तो इसका मतलब ये है कि वो इकट्ठा हो रहा है सॉलिड फॉर्म में नीचे, जो है रिएक्शन के जो भी कंटेनर है, जो भी जो फ्लास्क है, टेस्ट ट्यूब है, जो बीकर है, तो उसके अंदर नीचे इकट्ठा हो रही हैं चीज़ें। सो देन इट इज़ शोन बाय डाउन एरो, राइट। और अपवर्ड एरो मीन्स कि जो है वो रिलीज हो रहा है, वो उड़ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि वापस से पॉसिबल है कि वापस से चेंज हो जाए, वापस से प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स दे दें, ठीक है। जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स तो देते हैं ही, अगर प्रोडक्ट्स भी वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और हो जाएंगे तो देन इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब वापस रिवर्स हो भी जाए चीज़ें, तो देन उसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये एक एरो, उसके नीचे एक और एरो, ठीक है, एक ऐसा एरो और ये, तो दिस इज हाउ इट इज डिनोटेड। दिस इज हाउ यू डिनोट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपको बता ही दिया कि एरो है, इस एरो के ऊपर और नीचे आप चीज़ें लिख सकते हैं, चाहे तो टेम्परेचर, चाहे कैटलिस्ट, कोई प्रेशर चेंज, जो भी है। And finally, we have already studied endothermic and exothermic reaction. With this file, there are 5 or 6 questions that I'll be sharing with you. So I want you to do these questions, try and do these questions on the basis of reading or basis of understanding that you've developed today. ठीक है, आज जो हमने इस चैप्टर को समझा है, this is the whole of the chapter, students. तो आज जो हमने चैप्टर को समझा है उसके बेसिस पे जो भी चीज़ें आपको समझ में आई है, सो यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन। और अगर नहीं समझ में आता है तो सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड है, सॉल्यूशन आपको इधर दे रखे हैं, तो पर कोशिश पहले यही करना कि खुद से हो जाए, ठीक है। खुद से हो जाएगा तब तो बेस्ट है, इसका मतलब आपको डाउट सब नहीं है, चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप पढ़ोगे नहीं और फिर भी कर लो, ठीक है। तो पढ़ना तो एक बार पड़ेगा। सो यू नीड टू रिवाइज दीज नोट्स वंस एंड देन ट्राई एंड डू दिस क्वेश्चन आंसर्स। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट, ऑलराइट। एंड ओके, दैट इज इट फॉर टुडे। एंड जस्ट रिमेंबर दैट द अटेंडेंस in these classes is really mandatory, so you need to attend the classes regularly for your own बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है, आपके अच्छे रिजल्ट आ सकें, इसीलिए अटेंडेंस इस क्लासेस की ज़रूरी है। वरना अभी देखिए ऑलमोस्ट वी आर कंप्लीटिंग 1 चैप्टर इन 1 or 2 days, सो दिस मीन्स दैट यू will be missing out on something important, very important things, if you will be missing even 1 or 2 lectures, right? So we are trying to complete the course within next couple of months
all the courses for English, mathematics and science for classes 9th and 10th, and these are everyday classes, all weekdays to weekday classes. तो इसलिए please try and understand कि if you miss the class, you miss a lot from the syllabus. Alright, so that is it from my side. Take care of yourself, stay safe, stay indoors, keep learning, keep growing. Bye bye.